किस देवी देवता और किस तरह के आप हिंदू हैं, ये तो अभी शंकराचार्य जी ने खुद ने सवाल उठाया। तो देखिए ये चीज़ें ऐसी हैं, बगैर राजनीतिक सह के नहीं हो सकती। ये जो है ना, एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा ही है। तो ये एक संदेश तो गई कि साहब ब्राह्मणों के साथ प्रताड़ना का बहाव हो रहा है, जो पूजा पाठ धर्म मंदिर मठ से जुड़े हुए हैं उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। तो ये जो प्रताड़ना का विषय भाजपा के भीतर से आया है, तो बहुत सारी जो राजनीति हैं वो अब 29 के हिसाब से हो रही है। तो 29 में हमको जो राजनीति है वो परंपरागत वोटों से हटके करनी है। ये जो राजनीति है ये अभी आगे चलेगी। और जहाँ तक ये यूजीसी का विषय है, देखिए अब ये हो गया कि आपने बिल्ली के गले में घंटी तो बांध दी। देश की राजनीति में बीते कुछ दिनों में कुछ मुद्दे जमकर गरमाए। प्रयागराज में शंकराचार्य के स्नान और उनके शंकराचार्य होने का मुद्दा जमकर गरमाया और इस पूरे मामले को लेकर अब बीजेपी बैकफुट पर नजर आई। यूजीसी का मामला भी जमकर गरमाया और इसको लेकर कोर्ट के निर्देश के बाद अब इस पर रोक लगा दी गई। लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि क्या शंकराचार्य का मुद्दा हो या फिर यूजीसी का मुद्दा, यह अचानक से उभरे हुए मुद्दे हैं या वाकई में इन मुद्दों के जरिए बीजेपी कुछ नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश में लगी है। इन्हीं महत्वपूर्ण विषयों को समझने के लिए हम बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी मौजूद हैं। हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई में इसके पीछे क्या बीजेपी की कोई सोची समझी रणनीति है, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव होना है, उसके बाद कई राज्यों के चुनाव होना है। तो क्या अब बीजेपी अगड़ों की बजाय पिछड़ों की राजनीति पर फोकस करती हुई नजर आ रही है, जो कभी बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस का कोर वोट कहा जाता था, अब उस पर बीजेपी की नजर है। इन तमाम बारीकियों को हम समझेंगे। हमारे साथ दिनेश गुप्ता जी हैं। सर, आपने भी करीब से देखा होगा बीते दिनों जो मामले निकल कर आए, क्या नजर आ रहा है सर? क्या इसके पीछे वजह हो? ये जो है कोई ऐसा भूल तो नहीं है कि जिसमें कोई यूजीसी का जो मुद्दा है वो ऐसा नहीं लगता कि जो है कोई प्रशासनिक त्रुटि के कारण हुआ हो। क्योंकि जो संसदीय समिति की सिफारिश थी उसको स्टडी किया गया, उसके बाद एक ड्राफ्ट बनाया गया, यानी सोची समझी उसकी रणनीति थी। और उसमें फिर ओबीसी को डालना, क्योंकि जो एससी एसटी, तो हम ये मानते हैं कि ये तो अपना एट्रोसिटी एक्ट भी है जिसमें एससी एसटी को लेकर कहा गया है। फिर ओबीसी को लेकर तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि उनके साथ भेदभाव वाली बात हो। उसको आप डालकर ये बताना चाहते हैं कि हम जो आरक्षित वर्ग है उसको फोकस करके जो अनारक्षित वर्ग, जिसको आप सवर्ण हम कहते हैं, उसको आप कहीं ना कहीं साइडलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। और राजनीतिक तौर पर भी जब हम देखते हैं ना, पॉपुलेशन के लिहाज से अभी आगे जो है कास्ट सेंसस भी आने वाला है, वो भी लोकसभा चुनाव के पहले उसका परिणाम, जो नतीजे हैं वो सामने आएंगे। तो वो जो राजनीति है कास्ट सेंसस वाली, जो राहुल गांधी कर रहे हैं, जो आप बिहार में उनका जो प्रयोग था ही ना कि अति पिछड़ा पिछड़ा जो सब जो था, जिसकी जितनी आबादी उतनी भागीदारी की वो बात कर रहे थे। तो जो राहुल गांधी का मुद्दा है उस पर भी जो है कहीं ना कहीं ये लिखिए कि प्रभाव जो है उसका भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है कि इस मुद्दे को भी कांग्रेस से छीनना है। तो एकदम नहीं कर सकते, क्योंकि भाजपा की जो पहचान है वो ब्राह्मण बनियों की पार्टी के कारण है। ब्राह्मण बनिया उनका जो है उत्तर भारत में, जिसे हम काऊ स्टेट कहते हैं, और जहाँ भाजपा का पूरा फोकस हर लोकसभा चुनाव में होता है, 250 सीट के करीब होती है, जिससे वो लोकसभा में उसे अभी लगातार तीसरी बार बहुमत मिला है। उसमें इस अपर कास्ट का बड़ा योगदान रहा है। अब तो ये जो सारी परिस्थितियां हैं, इसमें अब आपको आगे लंबी राजनीति करना है, कांग्रेस मुक्त की राजनीति करना है, तो वो पिछड़े जो दलित अनुसूचित जाति वर्ग है और जो जनजाति वर्ग आदिवासी, वो मध्य प्रदेश तो उसमें सबसे बड़ा स्टेट है जहाँ आदिवासी है, वहाँ उसकी जो राजनीति वो एक अलग तरह की राजनीति। तो भाजपा इस आरक्षित वर्ग को अपने साथ लाना चाहती है, जिसमें वो सर्वस्पर्शी भाजपा की बात करती है कि हमसे ये वर्ग छिटकता नहीं है, दूर नहीं है। तो उसको करीब लाने की जो कोशिश है, एक राजनीतिक संदेश के तौर पर भी हम यूजीसी को दे सकते हैं कि पार्टी ने ये संदेश देने की कोशिश की कि हम एससी एसटी ओबीसी के बारे में भी एक जो है लिबरल तरीके से विचार कर रहे हैं और उनको अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। शंकराचार्य वाला विवाद भी क्या आपको इसी से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है? स्वाभाविक है। देखिए ये जितने घटनाक्रम हैं
क्या इतना बड़ा कुंभ हो गया, जैसे सबसे बड़ा कुंभ कहते हैं, और योगी जी की सबसे बड़ी सफलता थी, उस कुंभ में कोई विवाद नहीं होता, और उसके बाद विवाद विवाद होता था। जो माघ मेला है, जो हर साल होता है, माघ मेला में आप यदि ये विवाद हो जाए कि शाही स्नान तो है नहीं, आप स्नान की परंपरा है, उस परंपरा के अनुसार चीज़ें चलती रहती हैं। तो आपने देखिए, मुख्यमंत्री ने तो उस पर बहुत ज़्यादा कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने जो उनका पुलिस प्रशासन है उसके रवैयों को लेकर भी बहुत ज़्यादा कोई ऐसा रवैया नहीं दिखाया प्रशासन सरकार का, जो ये लगता हो कि शंकराचार्य की सम्मान की बात हो रही। और ये कौन तय करेगा? क्या पुलिस पूछ सकती है? क्या प्रशासन पूछ सकता है कि आप अपने शंकराचार्य होने का प्रमाण दीजिए? ये तो बिना राजनीतिक सह के नहीं हो सकता ना। और योगी जी की जो पहचान है वो भगवा वस्त्रों के कारण है। तो योगी जी से किसी ने कोई पूछा कि आप जो है, आप भगवा पहनते हैं तो आप किस देवी देवता और किस तरह के आप हिंदू हैं? ये तो अभी शंकराचार्य जी ने खुद ने सवाल उठाया। तो देखिए, ये चीज़ें ऐसी हैं, बगैर राजनीतिक सह के नहीं हो सकती। ये जो है ना, एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा ही है। तो ये जो रणनीति बीजेपी अपना रही है, इसके पीछे वजह क्या है? क्या आने वाले चुनाव वजह हो सकते हैं, या 2024 के लोकसभा चुनाव में जो वोट छिटका था बीजेपी से, उसको वापस हासिल करने की कोशिश है? नहीं, बिल्कुल है। आप देखिए, ये इस शंकराचार्य के विवाद से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो ब्राह्मण विधायकों का जो हमने देखा था, लगभग 51-52 विधायक हैं, उसमें 41 भारतीय जनता पार्टी के, वो सब इकट्ठे बैठते हैं। और उनकी शिकायत ये है कि उनको जो है जातिगत आधार पर प्रताड़ित किया जा रहा है। जब भाजपा के भीतर ही इस तरह का सोच हो, उसकी पार्टी के विधायक ही ऐसा सोच रखते हो, तो फिर आम आदमी जो इन सब चीज़ों से उसका वास्ता नहीं रहता, फिर वो कैसे अपने आप को ये मानेगा कि नहीं साहब, ये राजनीति नहीं हो रही? तो शंकराचार्य की कोई जाति नहीं होती हमारे यहाँ, कि शंकराचार्य कभी कोई जाति नहीं लिखता कि शर्मा, तिवारी, पांडे, ऐसी तो होती नहीं। सर, लेकिन ये मानते हैं कि जो धर्म की रक्षा करता है, क्योंकि हमारे यहाँ धर्म की रक्षा का एक दायित्व ब्राह्मणों के पास भी रहा है, तो जो भी धर्माचार्य हैं वो ब्राह्मण वर्ण का से वास्ता रखते हैं। तो ये एक संदेश तो गई कि सब जो ब्राह्मणों के साथ प्रताड़ना का बहाव हो रहा है, जो पूजा पाठ, धर्म, मंदिर, मठ से जुड़े हुए हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। तो ये जो प्रताड़ना का विषय भाजपा के भीतर से आया है, और ब्राह्मण जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति में सरकार बनाने में बहुत अहम रोल रखते हैं। तो वो जो सियासत है वो कहीं ना कहीं भाजपा की अंदरूनी राजनीति का नतीजा है। ये भाजपा को, मैं ये नहीं कहेंगे कोई उन्होंने व्यापक तौर पर इसको पूरे देश के लिए किया है, ये उत्तर प्रदेश भाजपा की राजनीति का असर है, जिसका असर पूरे उत्तर भारत की राजनीति पर होना है। दिनेश जी, लेकिन क्योंकि बीजेपी के अंदर एक बड़ा वर्ग, क्योंकि आपने कहा कि ब्राह्मण बनिया बीजेपी का कोर वोट है, और जो बड़ी संख्या में नेतृत्व भी जो है यही वर्ग करता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या इसका कोई साइड इफेक्ट आपको लगता है कि बीजेपी पर पड़ सकता है? ठीक, स्वाभाविक है। एक विषय चल रहा है कि आप देखिए कि बड़े ब्राह्मण नेता अटल बिहारी वाजपेयी थे भारतीय जनता पार्टी के भीतर। अब इस तरह के कितने चेहरे भाजपा के भीतर हैं जो उस पार्टी को पहचान देते हैं? या आप देखिए ना कि और अभी पार्टी अध्यक्ष का फैसला हुआ, तो उस पे कायस्थ के तौर पर उनको बताया गया कि सब कायस्थ हैं। उनको क्षेत्रीय क्षेत्रीय के आधार पर जो होते थे ना, पार्टी अध्यक्ष बनाते थे, वो नहीं बनाया। तो एक तो लीडरशिप का क्राइसिस आया कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर उस तरह की लीडरशिप नहीं है जिसके चलते इस वर्ग को संरक्षण मिले। तो वो भी एक कारण है। बहुत सारे कारण हैं इसमें। आप देखिए ना कि आगे 2029 की राजनीति भी मिलेगी। ये जो 27 का घटनाक्रम है ना, इसके आप कंटिन्यूशन में देखिए, जो मैंने कहा काउ स्टेट की जो राजनीति है, आप 28 में किन राज्यों में चुनाव है, उसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, फिर 29 का लोकसभा, इसके पहले जो है आप और भी राज्यों के चुनाव हैं। हिमाचल की राजनीति अलग चल रही है, उत्तराखंड की राजनीति अलग चल रही है। तो बहुत सारी जो राजनीति हैं वो अब 29 के हिसाब से हो रही है। तो 29 में हमको जो राजनीति है वो परंपरागत वोटों से हटके करनी। एक बात समझना चाहेंगे कि क्या यूजीसी का मुद्दा कोर्ट के आदेश के बाद खत्म हो गया है, या फिर शंकराचार्य का मुद्दा शंकराचार्य के वापस लौट जाने से खत्म हो गया है? क्या ये दोनों मुद्दे अभी खत्म हो गए? शंकराचार्य का तो मुद्दा भी खत्म हुआ नहीं है। उन्होंने तो कॉल दिया है कि वो वहाँ सब साधु संतों को इकट्ठा कर रहे हैं, और
जो शंकराचार्य का विषय है अभिमुक्तेश्वरानंद जी का, वो एक अलग स्वभाव के शंकराचार्य हैं। वो हमारे जो अन्य 3 शंकराचार्य हैं उनसे अलग उनका स्वभाव है, और जो है उनका एक पॉलिटिकल अप्रोच भी सामने आता है। तो मुझे लगता नहीं कि वो कुछ इस विषय को इतनी आसानी से शांत होने देंगे। तो ये जो राजनीति है ये अभी आगे चलेगी। और जहाँ तक ये यूजीसी का विषय है, देखिए अब ये हो गया कि आपने बिल्ली के गले में घंटी तो बांध दी, अब इस घंटी से असर नहीं होगा ये आप नहीं कह सकते। आज आप जो है उसको जनरल को जोड़ते हैं और किसी को डाइल्यूट करने की कोशिश करते हैं तो भी दिक्कत होगी। आप आज आपने एक तीर चला दिया और फिर कोर्ट ने कहा कि नहीं इसकी परिभाषा ठीक करिए, इस वर्ग को करिए। तो जो एक विभाजन की जो लकीर थी, जो भाव पैदा करना था, वो तो आपने पैदा कर दिया। अब उससे समरसता नहीं आ सकती। सामाजिक समरसता में जो है ना, आपको कटुता हमेशा देखने को मिलेगी। जो वो चाहते थे वो हो गया, उनका काम हो चुका है। अब आगे उसको सियासी तौर पर कैसे कैश कराना है, ये हो सकता है आगे की रणनीति में तो सामने क्या आए। सियासी फायदा होगा बीजेपी को इससे? देखिए ये तो दुधारी तलवार होती है, इस तरह की हम्म। चीज़ें। हमने बीपी सिंह को भी देखा और भी लोगों को देखा कि वो जब इस तरह की राजनीति होती है तो ज़रूरी नहीं है कि ये आपके पक्ष में ही हो। और हमारे देश का स्वभाव क्षेत्रीय और मोहल्ले और कस्बों के हिसाब से अलग हो सकता है राजनीति, लेकिन जब पूरे देश में होती विविधता है तो जो परिणाम है उसमें एक जैसे नहीं मिलते कभी भी। आप साउथ में जाएंगे तो एक अलग तरह का परिणाम मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे अलग मिलेगा, अलग मुद्दे होंगे। तो यहाँ वो जो भाजपा चाहती है उसको 100% सफल होगी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जब सेंसस का डाटा आएगा उसके बाद भी बदलेंगी। तो कुल मिलाकर कहा जाता है कि बीजेपी बिना किसी स्ट्रेटेजी के आगे नहीं बढ़ती है, और अब जो बीजेपी की नई स्ट्रेटेजी निकलकर सामने आ रही है वो इस बात की तरफ संकेत दे रही है कि बीजेपी का जो फोकस है अब वो एससी एसटी के साथ ओबीसी वोट पर है, और इसकी वजह से ही ये जो तमाम घटनाक्रम घटते हुए नजर आ रहे हैं वो हमको दिखाई दे रहे हैं। इसका असर क्या होता है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि आने वाले चुनाव और आने वाली जो राजनीतिक घटनाक्रम होंगे उसमें भी इसके संकेत साफ नजर आएंगे। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग।